हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए इस फोनिक्स प्रोग्राम में। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, इस फोनिक्स प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। जो पहला पार्ट है वो है ये रिकॉर्डेड सेशन। ये रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी फोनिक्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप अपने बच्चों को फोनिक्स कैसे सिखा सकते हैं उससे। एट द सेम टाइम इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है फिजिकल मटेरियल, जो कि लर्निंग और टीचिंग पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स है, एक्टिविटीज़ है, कुछ टीचिंग से रिलेटेड एड्स भी है। आप लोगों तक वो ऑलरेडी या तो पहुंच गई होगी या 2 से 3 दिन में पहुंचने वाली होगी। मैं 2 चीज़ें सजेस्ट करूंगी। एक तो आप लोग ये रिकॉर्डेड सेशन को पहले देखिए और फिर आप लोग वो लर्निंग मटेरियल या टीचिंग मटेरियल पे जा सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो कि कैसे उस टीचिंग मटेरियल को आप यूज़ कर सके। दूसरा सजेशन है कि हो सके तो इस सेशन में एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, बिकॉज ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो अगर आप नोट्स लेते रहेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा और आपको बार बार इस वीडियो पे फिर से नहीं आना पड़ेगा। जस्ट इन केस आपको फिर से इस वीडियो पे कुछ रेफर करने के लिए स्पेसिफिकली आना पड़े, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स छोड़ दूंगी हर टॉपिक पे, ताकि आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जाके उतने पार्ट का वीडियो देख सके फ्यूचर में, अगर आप कभी चाहे तो। अब ये सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने आप का। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम से जो यहाँ आए हैं वो तो ऑलरेडी मुझे जानते ही है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए मेरा नाम है प्राची ओझा। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और पिछले 10 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हूँ। अराउंड 3 साल पहले आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय, और वहाँ से मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया ऑफ मदरहुड, पेरेंटिंग, इंटरैक्टिव लर्निंग, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ों की दुनिया खुल गई। और इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए मैंने अराउंड 2 साल पहले अपना इंस्टाग्राम हैंडल शुरू किया, डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और फिर अराउंड 1 साल पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया रिलेटेड टू किड्स एक्टिविटीज़, पेरेंटिंग, इन जनरल हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब, अगेन बाय द नेम ऑफ डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और फिर वहाँ से एक चीज़ से शुरू होकर दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी पे हम बढ़ते गए, और अब हियर वी आर। ये है मेरा दूसरा लर्निंग पैक। हम लोगों ने पहला लर्निंग पैक जो था वो अराउंड सितंबर में लॉन्च किया था, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो आई होप अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बेहतर जानते हैं। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द सेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आखिर फोनिक्स क्या होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर फोनिक्स। आजकल हम लोग हर जगह फोनिक्स 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 सुन रहे हैं, इतना पॉपुलर वर्ड हो गया है। लेकिन अगर हम लोग याद करें जब हम लोग छोटे थे उस टाइम की बातों को, तो हमें बिल्कुल ही कोई मेमोरी नहीं होगी कभी फोनिक्स जैसी कोई चीज़ हमने पढ़ी हो उसकी, या फॉर दैट मैटर हमने कभी फोनिक्स सुना भी हो उसकी। इसका क्या रीज़न है और अचानक से ये फोनिक्स फिर कहाँ से आ गया है, एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो ये समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपको 2 वर्ड्स दिखेंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग वो वर्ड्स को अपने एंड पे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, आई होप आप लोग पढ़ पाए वो दोनों वर्ड्स को। नहीं ओके, दैट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि काफ़ी सिंपल वर्ड्स है। एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके यू कैन अगेन गो बैक टू दैट स्क्रीन और फिर से एक बार कोशिश कर सकते हैं उसे पढ़ने की। नहीं, अभी भी नहीं? अरे कितना आसान था। ये लिखा हुआ था कैट और डॉग जापानीज में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब आप पढ़ नहीं पाए लेकिन आपने 2 बार उन वर्ड्स को अच्छे से देख लिया है, तो विदाउट गोइंग बैक, यानी वीडियो में पीछे मत जाइएगा, अपनी नोटबुक और पेन में आप वो दोनों वर्ड्स अपने एंड से खुद लिख लीजिए। आई एम श्योर ये तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बार उन वर्ड्स को देख चुके हैं। आप में से कितने हैं जो लिख पाए उन वर्ड्स को? नहीं लिख पाए? तो अब आप समझ सकते हैं हम हमारे बच्चों के साथ क्या करते हैं। जैसे ये जापानीज में लिखे गए सिंपल वर्ड्स कैट और डॉग हमारे लिए रैंडम पैटर्न्स है, हम इसको नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे ही इंग्लिश में लिखे गए वर्ड्स एट दिस पॉइंट बच्चों के लिए भी रैंडम पैटर्न्स है, क्योंकि वो लोग अल्फ़ाबेट से अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुए, उनके लिए वो नई है। और अगर आप लोगों ने उनको अल्फ़ाबेट्स बहुत अच्छे तरीके से याद करवाई भी है, तो हम लोगों ने उन्हें क्या सिखाया है कि ये है अल्फ़ाबेट सी, इससे शुरू होने वाला वर्ड है कैट। अगर ये अल्फ़ाबेट सी है तो बाय दैट लॉजिक तो CAT शुड बी सैट। उसको हम कैट क्यों प्रोनाउंस करते हैं? बच्चा ये नहीं जानता, और ये चीज़ बच्चे को एकदम कंफ्यूज करके रख देती है। अब चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं। फिर से मैं आपको कुछ 3 या 4 वर्ड्स बोलूंगी, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक में अच्छे से उन वर्ड्स को लिख दीजिए। जो पहला वर्ड है वो है कैट,
दूसरा वर्ड है वो है काइट, तीसरा वर्ड है वो है जैम, और चौथा वर्ड जो है वो है जिंजर। अब इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए। जो पहले दो वर्ड्स है उन दोनों का जो साउंड है वो शुरू होता है क से, कैट और काइट, लेकिन एक की स्पेलिंग में हम लिखते हैं सी और दूसरे की स्पेलिंग में हम लिखते हैं के। सिमिलरली जो नीचे वाले दो वर्ड्स है इसमें आप देखोगे कि दोनों का जो स्टार्टिंग साउंड है वो है ज, लेकिन एक में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जे और दूसरे में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अब क्यों ऐसा? हम लोग ये सारे वर्ड्स बहुत सालों से देखते आ रहे हैं और इसलिए हम लोगों के दिमाग में ये रजिस्टर हो गए, और इसलिए बिना कोशिश किए ही हम जब लिखते हैं तब इसको जे या जी से लिखते हैं, जैसे भी वो शुरू होते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक पूरी नई दुनिया है, और वो कैसे समझेंगे कि कहाँ उनको सी इस्तेमाल करना है, कहाँ के करना है, कहाँ जी करना है, कहाँ जे करना है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। हम सबकी एक मातृभाषा होगी, राइट? कोई हिंदी बोलता होगा घर पे, कोई गुजराती बोलता होगा, कोई बंगाली बोलता होगा, कोई तमिल तेलुगु बोलता होगा, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों को सबको बेसिक थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है। मैं आप लोगों को कुछ 3 या 4 साउंड्स बोलूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक तरफ अपनी मातृभाषा की जो अल्फ़ाबेट्स होती है उसमें से जो अल्फ़ाबेट उस साउंड को रिप्रेजेंट करता है उसको लिखिए, और दूसरी बाजू जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उसमें से उस साउंड को रिप्रेजेंट करने वाली किसी एक सिंगल अल्फ़ाबेट को, बस एक ही अल्फ़ाबेट को पिक करके आप लिखिए। तो पहला जो साउंड है वो है च, दूसरा जो साउंड है वो है श, तीसरा जो साउंड है वो है थ, और चौथा जो साउंड है वो है भ। लिख लिया? क्या आप सब अपनी मातृभाषा की अल्फाबेट्स में से एक सिंगल वर्ड निकाल के लिख पाए इन सारे साउंड्स के लिए? हाँ, राइट। क्या आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स में से एक सिंगल अल्फाबेट निकाल के इस साउंड को रिप्रेजेंट कर पाए? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उसमें बहुत ही कम अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल है, वो सारे जो साउंड्स पॉसिबल है उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। बहुत सारे साउंड्स है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की 2 लेटर्स इकट्ठे होके फॉर्म करते हैं, जैसे कि च, सी और एच इकट्ठा होके च बनाता है, थ, टी और एच इकट्ठा होके थ बनाता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ज़रूरी है फोनिक्स, क्योंकि इंग्लिश एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लाइक अ लॉट ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसलिए ज़रूरी है बच्चों को ये सारे रूल्स सिखाना, ताकि बच्चों के लिए इंग्लिश पढ़ पाना और लिख पाना आसान हो जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो है कि पर हम जब छोटे थे तब हमने तो फोनिक्स नहीं पढ़ी थी, तो क्या ज़रूरत है बच्चों को पढ़वाने की, क्योंकि हम लोग सब तो बहुत अच्छे से आज इंग्लिश पढ़ पाते हैं, फ्लुएंटली पढ़ पाते हैं। अब ये है कि जो हमारा दिमाग होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप लोग सेम के सेम टाइप ऑफ वर्ड्स बार बार पढ़ते रहते हो और आपको कॉन्शियसली ये चीज़ ध्यान दिलाई जाती है कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, CAT कैट, CAT कैट, CAT कैट, COW काउ, COW काउ, COW काउ, तो आपका दिमाग वो पैटर्न को रिकग्नाइज कर देगा कि हर बार C आ रहा है तो मैं इसको क करके प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ही वो C से शुरू होने वाले वर्ड्स को ऐसे आइडेंटिफाई करने लगेगा। लेकिन ये चीज़ें आती है बहुत सारी प्रैक्टिस से, बहुत सारे नए नए वर्ड्स का जब एक्सपोजर होता है उससे, या मेमोराइज करने के बाद, और ये सारी ही चीज़ें बच्चों के दिमाग के लिए एट दिस पॉइंट थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। और जब हमारे पास एक बेटर तरीका है ये सारी चीज़ों को सिखाने का, तो क्यों ना हम लोग उसका इस्तेमाल करें, इज़ द पॉइंट। तो आई होप मैं आप लोगों को एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग दे पाई हूँ इस बारे में कि फोनिक्स क्यों ज़रूरी है, क्या होते हैं, एक्सेट्रा। तो अब देखा जाए तो फोनिक्स का जो एक्चुअल लिटरल मीनिंग होता है वो होता है द स्टडी ऑफ साउंड्स, यानी साउंड्स का स्टडी। इसका रीज़न है कि जो पूरा ये फोनिक्स का सिस्टम बना हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल ऑफ अल्फ़ाबेट साउंड्स, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट है वो एक्चुअली अल्फ़ाबेट नेम्स है या लेटर नेम्स है, और हर अल्फ़ाबेट एक साउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये साउंड सिखाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों को फोनिक्स सिखाने का, क्योंकि यही बच्चों को पढ़ने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है अल्फ़ाबेट B, इसका नाम है B लेकिन इसका साउंड है ब, तो बच्चों को ये साउंड सिखाना ज़रूरी है ब, ताकि वो लोग हर बार जब बैट देखेंगे तो उसे ब ऐड टॉक करके पढ़ पाएंगे। अब सवाल ये है कि बच्चों को ये सारे साउंड्स कैसे अच्छे से याद करवाए विदाउट पुटिंग एनी स्ट्रेस ऑन देयर माइंड्स।
तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोगों को सबको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये राइम आती है, तो आप में से कितने लोग हाँ कहेंगे? अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या आपको ये राइम आपका बेबी होने से पहले भी आता था, या अभी आपने रिसेंटली आपका बच्चा होने के बाद इस राइम को सीखा है? तो मोस्ट ऑफ अस बोलेंगे कि नहीं, हमको उससे पहले भी आता था। लेकिन हम सब ने ये राइम एक्चुअली सीखा कब था? जब हम 4 साल या 5 साल के थे, या शायद उससे भी छोटे थे, 3 साल के थे तब। और आज इतने सारे सालों बाद, हमने बीच में, ऐसा तो है नहीं कि हर साल हमारी एग्जाम में आता था, तो हमने इसे बार बार तो सीखा नहीं है या याद नहीं किया। तो आज इतने सालों बाद हम लोगों को कैसे याद है ये राइम? सिमिलरली जॉनी जॉनी यस पापा, बाबा ब्लैक शिप, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गया, ये सारे वो राइम्स है जो हम लोगों ने बहुत बचपन में सीखे थे, लेकिन आज तक हमको याद है। क्योंकि जो साउंड और म्यूजिक से सीखी जाती है चीज़ें, वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहती है। वैसे ही अगर आप लोगों को याद है, तो जब बचपन में हम लोग एग्जाम्स लिखते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे दिमाग में ये आता था कि हाँ, ये फॉर्मूला मैंने देखा हुआ है बुक में, इस बुक में कहीं लेफ्ट एंड पे यहाँ पे था ये फॉर्मूला, लेकिन आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो हमको ये याद रहता है कि आपने कहाँ देखा था इस चीज़ को, लेकिन एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा था वो आप लोगों को इतना अच्छे से याद नहीं रह पाता। ये सब आपको बताने का ये रीज़न है कि जो साउंड और जो विजुअल मीडियम होता है वो एक बहुत पावरफुल मीडियम होता है, और इससे सिखाई गई चीज़ें बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक और बहुत आसानी से याद रह जाती है। और इसीलिए हम लोग अल्फ़ाबेट साउंड सिखाने के लिए भी बच्चों को यही चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे? तो हर अल्फ़ाबेट का जो साउंड होता है वो, हर अल्फ़ाबेट की एक एक्शन होती है, एक स्टोरी, एक सॉन्ग, और फिर हर अल्फ़ाबेट का फॉर्मेशन, यानी वो अल्फ़ाबेट लिखा कैसे जाता है, कैसे बनता है एग्जैक्टली वो अल्फ़ाबेट। ये 5 चीज़ें इस्तेमाल करके हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कंप्लीट तरीके से अल्फ़ाबेट साउंड से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। बहुत आसानी से 26 अल्फ़ाबेट साउंड्स बच्चे को मेमोराइज भी करवा दे सकते हो 2 दिन में, 3 दिन में। बट आई थिंक क्योंकि ये फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं, ये जो नींव है बच्चों की, वो मजबूत करने वाली बात है, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से टाइम स्पेंड करके हर चीज़ के ये 5 चीज़ें आप बच्चों को पहले सिखाइए, ताकि ये परमानेंटली बच्चों को अच्छे से याद रह जाए। तो अब मैं आप क्या करने वाली हूँ, फटाफट से सारे अल्फ़ाबेट्स के जो करेक्ट साउंड्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। साथ ही में हमने ऑलरेडी जो हमारी अल्फ़ाबेट वर्कशीट है उसमें हर अल्फ़ाबेट की एक छोटी सी स्टोरी की आउटलाइन दी हुई है। मैं जल्दी से आप लोगों को हर अल्फ़ाबेट की स्टोरी का भी एक थोड़ा सा क्विक आइडिया दे दूंगी। एट द सेम टाइम हर अल्फ़ाबेट का क्या सॉन्ग होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और क्या एक्शन होती है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से ये पार्ट शुरू करते हैं। तो ये है अल्फ़ाबेट ए, एंड इसका करेक्ट साउंड है ए, एप्पल, एंट, एलिगेटर। और इसके साथ की जो स्टोरी है वो ये है कि एक छोटी सी लड़की थी एनी करके, वो अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक पे गए थे, और वो लोग पिकनिक पे गए तो बहुत सारी चीज़ें लेके गए खाने के लिए, जैसे ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, बहुत सारे चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गए, और वो लोग आराम से बैठ के लेक के बाजू में ये सारी चीज़ें खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद एमी को अपने हैंड पे कुछ क्रॉल करते हुए दिखा। उसने देखा तो उसके हाथ पे थोड़ी सी चॉकलेट लगी हुई थी और बहुत सारी चींटियां, एंट्स उसके हैंड पे क्रॉल कर रही थी। तो उसने उन एंट्स को देख के उनको हटाने के लिए किया ए। तो अल्फ़ाबेट ए का जो एक्शन है वो है ए। और इसके लिए का जो सॉन्ग है वो है ये है अल्फ़ाबेट बी। इसका करेक्ट साउंड है ब। इसके लिए की स्टोरी है कि एक छोटा सा बच्चा है बॉब, जो अपने फ्रेंड्स के साथ रोज शाम में क्रिकेट खेलता है सोसाइटी के पार्क में। एक दिन वो नीचे पहुंच जाता है और अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसके कोई फ्रेंड्स वहाँ पहुंचे नहीं होते। तो वो फटाफट से जाता है अपने फ्रेंड के वहाँ, बेल बजाता है, और जैसे ही फ्रेंड डोर ओपन करता है उसको कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं आए, ब्रिंग योर बैट एंड ब्रिंग योर बॉल एंड कम टू द पार्क टू प्ले। ब। तो जो ब का एक्शन है वो है ये ब। जब आप बैट से बॉल को हिट करते हो तो जब जो आवाज आती है ब, ये एक्शन है अल्फ़ाबेट ब का। और जो ब का सॉन्ग है वो है ये। Bring your bat and bring your ball, b. Bring your bat and bring your ball.
to the park to play. इसमें आप देखोगे कि सारे सॉन्ग्स और एक्शंस को रिलेटेड है और मैंने कोशिश की कि इसके अराउंड की स्टोरी भी को रिलेटेड ही रखे ताकि बच्चों के लिए वो बहुत ही आसान हो, कोई भी कंफ्यूजन के बिना वो लोग ये बहुत अच्छे से याद रख सके। अब ये है अल्फाबेट सी, इसका करेक्ट साउंड है क। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि स्पेन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है कैस्टेनेट्स, जिसे कैस्टेनेट्स कहते हैं। और स्पेन में एक पॉपुलर डांस फॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी औरतें उस कैस्टेनेट्स को लेके डांस करती है। छोटा सा बच्चा काल, वो अपने मम्मी पापा के साथ वेकेशन के लिए स्पेन जाता है और एक दिन वो लोग जाते हैं स्पेन में एक म्यूजिकल शो देखने के लिए और काल बहुत ही एक्साइटेड होता है और जैसे ही शो शुरू होता है वो सारी औरतें स्टेज पे आती है और वो लोग अपने कैस्टेनेट्स बजाते बजाते डांस करने लगती है। तो काल अपनी मम्मा से पूछता है कि ये क्या है मम्मा, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो उसमें से एक औरत सुनती है, उसको हंस के बताती है वी आर क्लिकिंग कैस्टेनेट्स क वी आर क्लिकिंग कैस्टेनेट्स क। तो ये स्टोरी है, उसका सॉन्ग है We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. Clicking castanets. We are clicking castanets. उसके बाद ये है अल्फाबेट डी, इसका करेक्ट साउंड है ड। इसके पीछे की स्टोरी है कि एक छोटी सी लड़की डेजी अपना टॉय कैबिनेट साफ करती है एक दिन और उसमें से उसको अपना एक पुराना सा टॉय ड्रम मिलता है और जैसे ही उसको टॉय ड्रम मिलता है उसको याद आता है कि वो उसका कितना फेवरेट था और वो उसको बजाने लगती है ड 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 ड। तो ये है ड की एक्शन और ड के लिए का सॉन्ग है See me play on my drum, playing drums is lots of fun with a da 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 da. See me play upon my drum. ये है अल्फाबेट ई, इसका साउंड है ए, एग, एलिफेंट, इंजन। अब ए और ई में बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक का साउंड है ए, एक का साउंड है ए। तो इसका बेसिक्स आप बच्चों को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं वो है जब आप एक स्मॉल लेटर में ए देखते हो तो उसका मुंह बड़ा सा दिखेगा, तो आपको वो बोलने के लिए बड़ा सा मुंह ओपन करना है ए। और जब आप लोअर केस वाला ई देखोगे तो उसका एक आपको छोटा सा मुंह दिखेगा, तो उसको बोलने के लिए आपको छोटा खोलना है अपना मुंह, ए, एग। तो दैट इज द डिफरेंस इन दोनों के साउंड में। और जो ए है उसकी स्टोरी ये है कि एक छोटी बच्ची है एमिली, उसकी मॉम रोज सुबह ब्रेकफास्ट में उसके लिए एग्स बनाती है, तो वो रोज अपनी मम्मा को देती होती है एग्स बनाते हुए, उसको एग्स बहुत पसंद होते हैं। तो वो जाती है अपनी मम्मा के पास और बोलती है कि आप मुझे भी सिखाओ ना कि आप कैसे एग्स बनाते हो। तो उसकी मम्मी उसको सिखाना शुरू करती है गाते गाते कि ए ए एग्स इन द पैन, ए एग्स इन द पैन, क्रैक देम ऑल लाइक दिस ए। तो ये है ए की एक्शन और ए का सॉन्ग है Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this, अब ये नेक्स्ट अल्फाबेट है एफ, इसका साउंड है फ मत बोलिएगा, इसका प्योर साउंड है इसकी जो स्टोरी है वो है कि कुछ बच्चे बीच पे जाते हैं, बहुत सारे बलून्स लेके बीच पे खेल रहे होते हैं, उसमें उनका एक फिश बलून भी होता है और खेलते खेलते अचानक से उस बलून में एक होल हो जाता है और जैसे ही वो बलून में होल होता है उसके अंदर की हवा बाहर निकल के आने लगती है करके वो बलून डिफ्लेट हो जाता है। तो फ की एक्शन है जैसे बलून में से हवा निकलती है वो छोटा छोटा होके डिफ्लेट हो जाता है, तब जो आवाज आती है वो आवाज। और उसका सॉन्ग है My friends and I went to the beach with my floating fish. It got a hole, the air came out. अब नेक्स्ट अल्फाबेट है जी, इसका साउंड है ग। इसके पीछे की स्टोरी है कि एक छोटी बच्ची है, उसके घर पे वो हैंड वॉश करने जाती है अपने सिंक में, तो देखती है कि उसका सिंक पूरा भर गया है, क्लॉग हो गया है। तो फटाफट से जाके अपने पापा को बुलाती है, बोलती है पापा सिंक में कुछ प्रॉब्लम है, पानी अंदर नहीं जा रहा। उसके पापा उसके टूल्स लेके आते हैं और फटाफट से उसको ओपन करके उसको फिक्स कर देते हैं और जैसे ही फिक्स कर देते हैं सारा पानी एक साथ नीचे ड्रेन में जाने लगता है और कैसी आवाज़ करता है ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग।
तो जो ग की एक्शन है वो है ग ग ग ग ग ग ग ग ग ग। और इसका सॉन्ग है The water gurgles down the drain, the water gurgles down the drain, the water gurgles down the drain with a gurg 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 gurg. अब आप जब अपने बच्चों को ये सारी अल्फ़ाबेट्स और स्टोरीज और साउंड समझाए तब आप एक्चुअली उनको प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे आप बलून में होल करके उनको दिखा सकते हैं कैसे आवाज़ आ रही है करके, या आप उनको बैट बॉल से हिट करके दिखा सकते हैं कि कैसे आवाज़ आ रही है ब ब, या ड्रम्स प्ले करते हैं तो कैसे आवाज़ आती है ड ड ड ड ड ड ड। तो इससे बच्चों की रिकॉल वैल्यू और अच्छी हो जाएगी इन सारे साउंड्स के लिए। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एच। इसका साउंड है ह ह। और इसके पीछे की स्टोरी है कि दो बच्चे होते हैं, बहुत ही मिस्टीवियस होते हैं, उनको पूरे दिन खेलना अच्छा लगता है और उनको कूदना भागना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक दिन वो लोग इतना ज़्यादा कूदते हैं, हॉप करते हैं, कूदने को हॉप करना कहते हैं इंग्लिश में। वो इतना ज़्यादा हॉप करते हैं कि उनकी जो सांस होती है वो चढ़ जाती है और वो लोग करने लगते हैं। तो दैट इज़ द एक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट ह। अगेन आप इसमें अपने बच्चों को कह सकते हो बहुत सारा हॉप करने को और उसके बाद उनको भी फील करवा सकते हो कि कैसे एक्चुअली उनकी सांस ये आवाज़ करती है। और इस अल्फ़ाबेट का सॉन्ग है I like to hop, 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 up and down. I like to hop, 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 all around. I like to hop, 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 up and down. अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आई। आई का करेक्ट साउंड ई होता है। तो आप इंक पॉट, इग्लू, इगुआना ये सारे वर्ड्स बच्चों को सिखाइएगा। आइसक्रीम मत सिखाइएगा जो कि बहुत पॉपुलर है, लेकिन आइसक्रीम में उसका साउंड चेंज हो जाता है। तो ई के लिए की स्टोरी ये है कि एक बच्चा होता है, उसका एक छोटा सा माउस होता है, पेट माउस, उसका नाम होता है इंकी। तो एक दिन वो छोटा बच्चा और उसके पापा उनके स्टडी रूम में कुछ कर रहे होते हैं और पापा के टेबल पे एक इंक पॉट पड़ा होता है और ये जो इंकी माउस है वो एकदम से खेलते खेलते उस रूम में आ जाता है और टेबल पे चढ़ जाता है और गलती से वो इंक पॉट के साथ टकरा जाता है और इंक पॉट की सारी इंक उस पर गिर जाती है और उसके पूरे बॉडी पे इंक फैल जाती है। और ये देख के छोटा बच्चा और उसके पापा दोनों कहते हैं ई ई ई ई ई ई ई। तो ये है साउंड अल्फ़ाबेट आई का, यानी कि ई का, और उसका सॉन्ग है Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Inky's wet. अब जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है जे। इसका साउंड होता है ज। इसकी स्टोरी है कि एक छोटे बच्चे के घर पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले होते हैं। मम्मा ने बहुत सारी यमी यमी चीज़ें बनाई होती है, जैम, सैंडविचेस, जेली एक्सेट्रा। और मम्मा उसको एक प्लेट देती है जेली वाला और कहती है जाओ इसको डाइनिंग टेबल पे रख के आओ किचन में से। तो जैसे ही वो बच्चा वो जेली का प्लेट उठाता है तो उसके अंदर की जेली ऐसे ऐसे करके जिगल करने लगती है। तो वो डर जाता है, कहता है नहीं नहीं मम्मा, मैं इसको बाहर नहीं रख पाऊंगा टेबल पे, क्योंकि ये जेली जो है वो इतना जिगल कर रही है और गिर जाएगी मुझसे। तो मम्मा हंसने लगती है और मम्मा उसके हाथ से लेके उसको टेबल पे रख के आती है। तो झ का जो एक्शन है वो ये है, ज ज ज ज ज ज ज ऐसे करके जिगल कर रही है जेली। Jelly and jam, jiggling on the plate. Oh, what will I eat with it? Chut, 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 chut. नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है के। के का साउंड होता है क। इंग्लिश में दो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसका साउंड होता है क, एक है सी और एक है के। इन दोनों को अलग अलग सिचुएशन में कहाँ क्या इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इसी सेशन में। लेकिन एसेंशियली इन दोनों की एक्शन आप सेम ही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सेम नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ये स्टोरी इस्तेमाल कर सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा है जो टेरेस पे जाता है और जैसे वो छत पे जाता है वो देखता है वहाँ बहुत सारे काइट्स फ्लाई कर रहे हैं, पतंग। तो वो नीचे आके अपने मम्मी पापा को कहता है कि वहाँ स्काई में बहुत सारे काइट्स फ्लाई कर रहे हो, मुझे भी काइट्स फ्लाई करना है। और फिर उसकी मम्मा पापा उसको एक अच्छा सा बड़ा सा काइट देता है, वो ऊपर जाके वो भी फ्लाई करने लगता है और साथ में गाता है काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, क क क क क। तो आप ये एक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन दोनों क में आप बच्चों को डिफ्रेंशिएट ये करके करवा सकते हो कि जो क है यानी कि सी वाला वो है कर्ली क या कैटरपिलर क, वो कैटरपिलर जैसा भी दिखता है। और ये जो के वाला क है वो है किकिंग क। इसको आप देखोगे नीचे उसका एक पैर दिखेगा
तो किकिंग का भी कह सकते हो आप उसको। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट करवा सकते हो। Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Flying in the sky. Kites are flying in the sky. अब जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है एल। इसका साउंड है ल ल। इसकी स्टोरी है कि दो बच्चे होते हैं जिनको लॉलीपॉप्स खाना बहुत अच्छा लगता है, और एक दिन वो लोग एक बर्थडे पार्टी में गए होते हैं और वहाँ पे उन लोगों को 2 लॉलीपॉप्स मिलती है हर बच्चे को। तो जब वो लोग पार्टी से वापस आ रहे होते हैं तो वो अपनी लॉलीपॉप्स को लिक करते करते आते हैं और साथ में वो लोग खुश होकर गा रहे होते हैं, वी लिक का लॉलीपॉप्स, वी लिक का लॉलीपॉप्स, वी लिक का लॉलीपॉप्स। तो ल का जो एक्शन है वो है ठीक है। ये सारी एक्शन करने में अपने बच्चों के सामने आपको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होना है या शर्माना नहीं है। ये थोड़ी सी हमारी उम्र के हिसाब से फनी लगती है एक्शंस, लेकिन बच्चों को बहुत आसानी से ये चीज़ें याद करवाने में हेल्प करती है। सो डोंट फील कॉन्शियस वाइल डूइंग दिस एक्शंस या टीचिंग दिस एक्शंस टू देम। We lick our lollipops. We lick our lollipops. Oh, 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 oh. We lick our lollipops. उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट है एम। इसका साउंड है म नहीं और इसकी जो स्टोरी है वो है कि एक बच्चा होता है, वो स्कूल गया होता है और उसको बहुत भूख लगी होती है। वो अपने लंच ब्रेक का बहुत वेट कर रहा होता है कि जल्दी से लंच ब्रेक हो जाए, मैं अपना लंच बॉक्स खोल के कुछ तो फटाफट से खा लूँ। और जैसे ही लंच ब्रेक होता है वो ओपन करता है अपना लंच बॉक्स और उसके अंदर उसकी फेवरेट चीज़ होती है पास्ता, सैंडविच, जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप कह सकते हो। और वो खुश होकर फटाफट से उसको खाने लगता है और फिर कहता है जब उसका पेट थोड़ा भरता है तो वो कहता है मम्मा ने बहुत यमी सैंडविचेस बनाई थी, दे वर सो टेस्टी। तो इसका जो एक्शन है अल्फाबेट म का वो है The mom and the dad make many meals. The mom and the dad make many meals for their hungry children. नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है अल्फाबेट एन। इसका साउंड है अगेन न नहीं बोलना आपको, इसका प्योर साउंड है। और इसके पीछे की स्टोरी है कि एक छोटा सा बच्चा है जो एयरपोर्ट के पास रहता है और इसलिए उसके घर में जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो बहुत ही तेज आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? और वो आवाज़ सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी छत पे जाके वो भी खुद करके एक प्लेन होने का प्रिटेंड प्ले करने लगता है और भागने लगता है अपने टेरेस पे, मेकिंग दैट साउंड। सो द एक्शन फॉर द अल्फाबेट न इज ओके। Hear the aeroplane, hear the aeroplane, hear the aeroplane, making lots of noise. जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है अल्फाबेट ओ। इसका साउंड है ऑ, ऑरेंज। इसके लिए की स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा होता है, अगेन उसके घर पे एक नया सा टेबल लैंप आया होता है, उसको वो इतना अच्छा लगता है, उसमें अलग अलग कलर की लाइट्स होती है, तो बार बार उसको ऑन और ऑफ कर करके देखता रहता है और कहता है वाओ कितना अच्छा है। और हर बार वो उसको ऑन ऑफ करता है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, दैट्स हाउ इट गोज। सो द एक्शन फॉर द अल्फाबेट ओ इज ओ ओ ओ ओ ओ ओ। Now it's dark, the lights go on. Oh, 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 oh. Time for bed, the lights go off. Oh, 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 oh. जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है पी। इसका साउंड होता है प प। इसके लिए की स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा था, उसकी बर्थडे होती है, उसने अपना बर्थडे के लिए पिग वाली केक, पेपा पिग वाली केक मंगवाई होती है जो पिंक कलर की होती है। तो केक के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड वो होता है उसके ऊपर की कैंडल्स को पफ करने के लिए या ब्लो करने के लिए। और जैसे ही केक आती है वो सबसे पहले कहता है लेट मी पफ द कैंडल्स, और फिर वो एक साथ सारी कैंडल्स को पफ कर देता है या ब्लो कर लेता है। तो ये साउंड है और ये है एक्शन। वो कैंडल को बेसिकली ब्लो कर रहा है वैसे, और आप फील करोगे कि आपके मुंह में से थोड़ी हवा आ रही है। तो ये है अल्फाबेट पी का एक्शन। Puff out the candles on the pink, pink cake. Puff, 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 puff. Puff out the candles on the pink, pink cake. Puff, puff.
ये सारी स्टोरीज की मैं आपको आउटलाइंस बता रही हूँ, आपको इसमें बहुत सारा मसाला ऐड करके अच्छे से आपके बच्चों को समझानी है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है अल्फ़ाबेट क्यू। इसका साउंड होता है क्व। अब जो क्यू है वो एक्चुअली प्योर अल्फ़ाबेट साउंड्स में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि आप जब भी देखोगे कि क्यू का इस्तेमाल हमेशा यू के साथ ही होता है। कोई भी वर्ड में क्यू आपको अकेले नहीं दिखेगा, वो हमेशा क्यू यू करके ही आता है। क्वीन, क्वेश्चन, क्यू, चाहे कोई भी आप क्वेल, क्विल्ट, कोई भी वर्ड देख लो। तो इस वजह से जो क्यू होता है वो एसेंशियली एक डायग्राफ बन जाता है, यानी उसका साउंड बनाने के लिए 2 वर्ड्स चाहिए। और इसलिए यूजुअली जब अल्फ़ाबेट साउंड सिखाते हैं तब इसको नहीं सिखाते, जब आगे जाके हम डायग्राफ्स के बारे में बात करते हैं तब सिखाते हैं। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए अगर आप चाहते हो तो आप अपने बच्चे को ये स्टोरी बता सकते हो कि एक छोटा बच्चा होता है अपनी फैमिली के साथ एक लेक के पास जाता है। उस लेक में बहुत सारी डक्स होती है, तो उनको ब्रेड फीड करने लगता है और सारी डक्स उनके पास आ जाती है क्वक 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 करके। तो जो डक्स का आवाज़ होता है क्वैक क्वैक, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट में क्वक क्वक क्वक, और ये हो जाएगा एक्शन अल्फ़ाबेट क्व का। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है आर। इसका साउंड है र। इसके पीछे की स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसका एक पेट डॉग होता है जो कि बहुत नॉटी होता है। एक दिन वो छोटा बच्चा अपने पेट डॉग को अपने रूम में खेलते हैं छोड़ के खुद बाहर जाता है रूम के कुछ काम के लिए। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि वो पेट डॉग ने अपने मुंह में उसका फेवरेट ब्लैंकेट ले लिया। तो वो छोटा बच्चा कहता है कि अरे तुमने मेरा फेवरेट ब्लैंकेट क्यों पकड़ा है, छोड़ो उसको, छोड़ो। और वो डॉग उसको छोड़ता ही नहीं है। तो वो छोटा बच्चा उस ब्लैंकेट को खींचने लगता है और डॉग उसको कस के पकड़ के रखता है, और इस खींचातानी में धीरे से करके वो ब्लैंकेट एक्चुअली फट जाता है। तो जो र की एक्शन है वो यही है। See my puppy rip the rag, See my puppy rip the rag when he pulls so hard. नेक्स्ट अल्फाबेट है एस। इसका साउंड है इसके लिए आप या तो ये एक्शन यूज कर सकते हैं स्नेक वाली, या ये करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे की स्टोरी है कि बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे फुटबॉल, और खेलते खेलते एक बच्चे ने फुटबॉल को बहुत ज़ोर से और बहुत दूर हिट कर दिया, और फुटबॉल जाके कहीं ग्रास में एक स्नेक सो रहा था उस पे जाके गिरी। स्नेक यानी सांप सो रहा था उस पे जाके गिरी, और जैसे ही उसके सर पे वो फुटबॉल गिरी तो वो एकदम उठ गया और गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर उसने क्या आवाज़ निकाली, तो ये है अल्फ़ाबेट एस की एक्शन। या आप ये कर सकते हैं। The snake is in the grass, the snake is in the grass, the snake is in the grass. उसके बाद का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है टी। इसका साउंड होता है ट। इसकी स्टोरी है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके मम्मी पापा बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं। तो हर वीकेंड ना वो लोग सुबह उठ के जिम खाना जाते हैं और बच्चा जाके अच्छे से पेविलियन में बैठ जाता है। उसके मम्मा पापा टेनिस खेलते हैं, और टेनिस खेलते तो कैसे आवाज़ आती है, टक टक। तो जब बॉल एक साइड से मम्मा हिट करती है टक, तो बच्चा यहाँ देखता है पापा की तरफ टक, फिर टक टक, तो टक टक। तो ये है एक्शन अल्फ़ाबेट ट का, टक टक टक। When I watch the tennis game, when I watch the tennis game, my head goes back and forth. इसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है यू। इसका साउंड होता है अ, अम्ब्रेला। और इसके पीछे की स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा और उसके मम्मी पापा पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। बाहर बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई होती है, लेकिन मम्मा फिर भी एक अम्ब्रेला पैक कर रही होती है। तो बच्चा ये देखता है छाता ले रही है मम्मा, तो उसको कहता है मम्मा आप क्यों ये छाता या अम्ब्रेला ले रहे हो। तो उसकी मम्मा कहते हैं जस्ट इन केस जब हम लोग बोटिंग कर रहे हो और बीच में अचानक से बारिश होने लगी तो हम लोग अम्ब्रेला को ओपन कर लेंगे। तो अम्ब्रेला जैसे आप छाता ओपन करने के लिए जो एक्शन होती है अ, तो ये है अल्फ़ाबेट यू का साउंड। Up go umbrellas, up go umbrellas, up go umbrellas when it starts to rain. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वी। इसका साउंड होता है जैसे कोई कार स्पीड में जाती है तो उसकी जैसी आवाज़ आती है, वो है इसका साउंड। इसके पीछे की स्टोरी है कि एक छोटा सा
सोसाइटी होती है, उसमें एक अंकल विक करके रहते हैं जिनके पास एक वैन होती है, और वो हर वीकेंड उस सोसाइटी के सारे बच्चों को उस वैन में बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं। और हर बार वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और वैन अपनी फास्ट चलाते हैं, तो वैन की आवाज़ आती है वूव, और सारे बच्चे पीछे बैठ के सेम एक्शन करते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो भी चला रहे वैन। तो वह का एक्शन होता है वूव। Big span round the village, try big span round the village, try big span round the village. अब जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है W। W का साउंड भी व होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो V वाला होता है वो यूजुअली अगर आप लिप्स क्लोज करके बनाते हैं, और ये जो व होता है वो आप व करके बनाते हो। इसमें विंड आपके हैंड पे आपको फील होगा, और यही है एक्शन वह का वाह। और इसकी स्टोरी है कि एक छोटा सा बच्चा होता है और सो रहा होता है, उसको अचानक से खिड़की के बाहर कुछ आवाज़ें आने लगती है वह करके। तो वो जाके विंडो ओपन करता है और देखता है तो बाहर एक आंधी तूफान आया होता है, थंडर स्टॉर्म आया हुआ होता है। उसमें सारे जो ट्रीज होते हैं वो वह करके मूव कर रहे होते हैं, और विंड भी बहुत स्ट्रांगली ब्लो कर रहा होता है। I see the clouds moving, wah wah wah. I see the kites flying, wah wah wah. I see the trees bending, wah wah wah. The wind is blowing strong. जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है अल्फाबेट X। इसका साउंड होता है क्स। ये ज्यादातर वर्ड के शुरुआत में नहीं आता, तो इसको समझाने के लिए कि जो वर्ड्स होते हैं वो भी इसके एंडिंग वाले वर्ड्स ही होते हैं, जैसे बॉक्स, फॉक्स, ये सारे हो गए वो। इसको समझाने के लिए की स्टोरी है कि एक 3-4 बच्चे होते हैं, वो लोग मिलके ऐसे प्रिटेंड प्ले कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में है, और एक उसमें से डॉक्टर बना हुआ है, एक नर्स बना हुआ है, और एक बच्चा जो है वो पेशेंट बना हुआ है। तो जो पेशेंट बना हुआ होता है वो आता है दूसरे बच्चे के पास जो कि डॉक्टर है, और कहता है डॉक्टर मैंने अपने हैंड को हर्ट कर दिया, मुझे बहुत तेज चोट लगी है, प्लीज़ मेरे हैंड का एक्सरे ले लो। और जो डॉक्टर होता है वो कहता है अच्छा ले जाओ, मैं फटाक से आपका एक्सरे लेता हूँ। और फिर वो एक्सरे लेता है क्स, जो आपका फोटो खींचने वाली आवाज होती है क्स। Take an X-ray, take an X-ray, take an X-ray, X-ray of my hand. जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है अल्फाबेट Y। इसका साउंड होता है य। इसके लिए की स्टोरी है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मा फ्रिज खोलती है अंदर से योगर्ट यानी कि दही निकालने के लिए। जब वो फ्रिज खोलती है तो अंदर देखती है कि सारा योगर्ट खत्म हो गया होता है। तो वो बच्चे को पूछती है कि अरे इतना सारा योगर्ट था अंदर, कहाँ गया सारा योगर्ट? तो बच्चा खी करके हंसने लगता है, गिगल करने लगता है और बोलता है मम्मा आपको पता तो है आई लव टू ईट योगर्ट एंड बनाना य। तो इसका एक्शन है य। I like to eat yogurt and bananas. I like to eat yogurt and bananas. I like to eat yogurt and bananas. Yeah. और ये है अल्फाबेट Z। इसका साउंड होता है Z। और इसके पीछे की स्टोरी है कि एक छोटी सी बच्ची होती है जी करके, वो अपनी मम्मा के साथ पार्क में गई होती है, और वहाँ पार्क में उसको अचानक से आवाज़ आती है उसके कान में ज़। तो भाग के अपनी मम्मा को जाके कहती है मम्मा कैन यू हियर द साउंड। मम्मा कहती है हाँ ये है बजी बी की साउंड। जो बी है यानी कि भंवरा जो होता है वो यहाँ पे उड़ रहा है, एंड इट इज मेकिंग द साउंड। तो ज़ का एक्शन है Did you ever hear a bee buzz, a bee buzz, a bee buzz? Did you ever hear a bee buzz? Zzz, like this. ठीक है, तो ये थे सारे अल्फाबेट साउंड्स और उसके एक्शंस। द आइडियल वे इज कि अगर आप
शुरुआत ही कर रहे हो, आपके बच्चे 2-2.5 साल के हैं, तो आप बच्चों को सिर्फ अल्फ़ाबेट साउंड सिखाइए, उनको अल्फ़ाबेट के नाम ABCD ये मत सिखाइए, क्योंकि उनके पढ़ने के पर्सपेक्टिव से सिर्फ अल्फ़ाबेट साउंड्स एट दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे 3 साल से ऊपर के, आप ऑलरेडी उनको अल्फ़ाबेट नेम सिखा चुके ABCD-EFG, तो आप अपने बच्चे को बता सकते हो कि हर अल्फ़ाबेट का एक नाम होता है और एक साउंड होता है। तो ये है अल्फ़ाबेट Z, इसका नाम है Z, लेकिन इसका साउंड है Z। और फिर आपको धीरे करके आपके बच्चों को ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा, बहुत धीरे जाना होगा। आप हर अल्फ़ाबेट पे 2 से 3 दिन स्पेंड कर सकते हैं। स्टोरी सुनाइए उनको, अल्फ़ाबेट का सॉन्ग सुनाइए बार बार, आप उनके साथ अल्फ़ाबेट वाली एक्टिविटीज़ करवाइए, कुछ स्टिक करवाने वाली एक्टिविटीज़ या अल्फ़ाबेट में कलरिंग करवाने वाली एक्टिविटीज़, बहुत सारे वर्ड्स जो उस अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाइए, और अच्छे से 3-4 दिन एक अल्फ़ाबेट रिवाइज करवाइए, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को ऑलरेडी अच्छे से आ रहे हैं अल्फ़ाबेट साउंड्स, तो मैक्सिमम आप पर डे 1 अल्फ़ाबेट साउंड तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड में मत जाइएगा। तो अब मैं फटाफट से सारे अल्फ़ाबेट के साउंड और एक्शन आपको एक बार रिकैप कर देती हूँ, ताकि अगर आपको फ्यूचर में यू वांट टू कम बैक, तो आप सिर्फ इसी पार्ट ऑफ द वीडियो पे आ सकते हो और देख सकते हो। ए ब ब क क ड ड ड ड ड ड ड ड ड ए ग ग ग ग ग ग ग ग ग ई ज ज ज ज ज ज ज ज ज क क क अ अ अ प प प क्व 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 र ट ट ट अ अ व व व य य य। ठीक है, ये हो गए सारी एक्शंस अल्फ़ाबेट की। एक और टिप जो मैं यहाँ देना चाहती हूँ, आप बच्चों को जब भी अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को जो लोअर केस अल्फ़ाबेट यानी छोटी अल्फ़ाबेट होती है उससे पहले या तो दोनों को साथ में इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि बच्चे आजू बाजू अपने जो भी सारे वर्ड्स देखेंगे, चाहे वो बुक्स में हो या होर्डिंग्स पे हो, वो हमेशा लोअर केस में होते हैं यानी छोटी अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो बच्चों को एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा अगर आप अपने बच्चों को छोटी अल्फ़ाबेट पहले सिखाएंगे तो एन आइडियल वे टू डू इज़ कि आप इसको छोटी पहले या तो दोनों अल्फ़ाबेट साथ में सिखाएं। एक बार आपके बच्चों को सारे अल्फ़ाबेट साउंड्स अच्छे से आ जाए, अच्छे से वो कॉन्फिडेंट हो जाए सारे अल्फ़ाबेट साउंड्स में, तो जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो है आपके बच्चों को इन अल्फ़ाबेट साउंड्स को हम वर्ड्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं उससे इंट्रोड्यूस करना। यानी एक आपने उनको कोई वर्ड दिया, उसमें से एक साउंड को वो लोग निकाल के बता पाए कि हाँ इस वर्ड में ये साउंड आ रहा है, जैसे कि डॉग, तो उसमें ड आ रहा है, उस चीज़ को वो लोग आइडेंटिफाई कर सके और समझ सके कि कैसे ये अल्फ़ाबेट साउंड्स एक साथ आके एक वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाना है। अब ये चीज़ करवाने के लिए का सबसे आसान तरीका है, उनको इनिशियल लेटर साउंड्स या बिगनिंग लेटर साउंड से आप इंट्रोड्यूस कीजिए। यानी आप उनको अलग अलग वर्ड्स दीजिए और उसमें से उनको उसका सबसे पहला साउंड यानी बिगनिंग लेटर साउंड क्या है वो आइडेंटिफाई करना सिखाइए। ये करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, आप बच्चे को कोई भी आसान से सिंपल से कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाइए। जैसे कि आप बता सकते हो कि ये वर्ड का बिगनिंग साउंड क्या है, कैट, तो फिर वो बोलेगा उसका बिगनिंग साउंड है क, और आपको कोशिश करनी है कि वर्ड्स को इनिशियली बहुत धीरे धीरे बोलना है ताकि आपके बच्चे बहुत आसानी से उसमें से वो साउंड को आइडेंटिफाई कर सके और फिर धीरे धीरे करके आप उनको नॉर्मली भी बोल सके। दूसरी जो एक चीज़ आपको करनी है वो है कि जो पहला साउंड है उस पर ज़्यादा वजन देना है, डॉग, तो वो आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर पाएगा कि वो डॉग ड से शुरू होता है। आप ऐसी ही सिमिलर एक्टिविटीज़ एंडिंग लेटर साउंड्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन द आइडिया इज़ कि एक बार उनको पता चलने लगेगा ये कंसेप्ट, फिर वो लोग बहुत आसानी से कोई भी, चाहे वो मिडिल साउंड हो एंड साउंड हो, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से साउंड्स इस्तेमाल हुए हैं उस वर्ड में। हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स भी दी हुई है हमारे पैक में, जो अच्छे से आपके बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस देगा ये बिगिनिंग लेटर साउंड्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए।
अब एक बार आपके बच्चे बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट से भी वाकिफ़ हो जाते हैं और बहुत आसानी से जो इनिशियल लेटर साउंड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो इसके बाद का जो स्टेप होता है वो है सबसे एक्साइटिंग स्टेप, वो है CVC वर्ड्स का स्टेप, जहाँ आप अपने बच्चों को एक्चुअली वर्ड्स को पढ़ना सिखाओगे, छोटे छोटे वर्ड्स को। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक और कंसेप्ट से, वो है द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट वॉवेल्स। कोई भी अल्फाबेट में दो चीज़ें होती है, एक होते हैं वॉवेल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स यानी स्वर, अ आ ए ई उ, आई थिंक स्वर ही कहते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, अ आ ए ई उ ए ऐ ओ औ अम अह जो होता है वो, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो बाकी सारे क ख ग घ या जो BCD ये सारे होते हैं वो। अब जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सारे ओवरऑल अल्फ़ाबेट्स है वो काफ़ी कम है और बहुत सारे साउंड्स दो अल्फ़ाबेट इकट्ठे होके बनते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वैसे ही इंग्लिश में अनफॉर्चुनेटली वॉवेल्स भी बहुत कम है, 5 ही वॉवेल्स है। आप कोई भी और लैंग्वेज में देखोगे तो 11-12 वॉवेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। इसमें आपके सिर्फ 5 वॉवेल्स है, A E I O U। इसके अलावा कि आपको कोई भी वॉवेल साउंड्स बनाना है तो उसके लिए आपको 2 वॉवेल्स को इकट्ठा करना पड़ता है। तो अब ये जो 5 वॉवेल्स है उनको कहा जाता है शॉर्ट वॉवेल्स। इनके साउंड्स होते हैं ए ई ओ अ। आपको बच्चों को भी ऐसे ही सिखाना है, अल्फ़ाबेट नेम से नहीं सिखाना, साउंड से ही सिखाना है। ए ई ओ अ, ये है 5 शॉर्ट वॉवेल्स। इसके अलावा जैसे आपको बनाना है ऊ, तो उसके लिए आपको 2 ओ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओ ओ ऊ। तो इसको कहते हैं लॉन्ग वॉवेल्स। जो लॉन्ग वॉवेल्स है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करने वाले सिर्फ इन 5 शॉर्ट वॉवेल्स के बारे में। इन 5 शॉर्ट वॉवेल्स का साउंड कंपैरेटिवली अनकॉम्प्लिकेटेड और सिंपल होता है, और इसलिए इस पॉइंट पे आप अपने बच्चों को सिर्फ इन 5 शॉर्ट वॉवेल्स से इंट्रोड्यूस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को बताइए कि इनको वॉवेल्स कहते हैं और ये सब, अगर वो बहुत छोटे हैं तो आप इनको बाद में भी बता सकते हो, बट द आइडिया इज़ कि उनको बाकी के साउंड्स ऊ आ ई इन सब से अभी इंट्रोड्यूस ना कीजिए। अब एक और कंसेप्ट जिसके बारे में मैंने आपको अल्फ़ाबेट साउंड्स के टाइम पे बोला था कि हम बात करेंगे, वो है कि हम कब C और K उनको आपको कब इस्तेमाल करना है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए के भी कुछ रूल्स है। इसको समझाने के लिए एक हम सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों को कुछ वर्ड्स बोलूंगी, वो अगेन आप अपनी नोटबुक में लिखिए। आप नोटबुक पे के एक साइड पे लिख सकते हैं सबसे पहले क्यूट, दूसरा है कैट, तीसरा है कॉट, चौथा है कैप, पांचवा है कॉप और छठा है कप। और अब आप नोटबुक के दूसरे साइड पे लिख सकते हैं सबसे पहले सिटी, दूसरा है सेलिब्रेट, तीसरा है सीमेंट और चौथा है सिविल। अब आप आराम से 1 मिनट वीडियो को पॉज करके देखिए कि आप क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो वो 2 साइड पे जो वर्ड्स लिखे हैं उनके। एक तो ऑब्वियस पैटर्न है कि जो एक साइड के वर्ड्स है वो सारे शुरू होते क यानी सी, उसमें क का साउंड बनाता है, और जो दूसरी साइड के उसमें सारों का साउंड है स और सी उसमें स का साउंड बनाता है। लेकिन उसके अलावा आपको कोई पैटर्न दिख रही है, आपको कोई रूल समझ आ रहा है? ओके, आप में से काफ़ी लोगों ने शायद फिगर आउट कर लिया होगा। अगर आप देखोगे कि इस साइड के जो वर्ड्स है जिसमें सी का साउंड क होता है, उसमें क के बाद का जो अल्फ़ाबेट है वो ए, ओ या यू है, और जो इस साइड है जहाँ पे क का साउंड स है वो बाद का लेटर है ई या आई। तो ये रूल है कि जब भी क के बाद का जो वर्ड होता है वो ओ, यू या ए होता है तो उसका साउंड क होता है, और जब भी सी के बाद का साउंड ई या आई होता है तब उसका साउंड होता है स। तो इसको समझाने के लिए हम लोग ने एक चार्ट जैसा दिया हुआ है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, आपके घर में हैंग कर सकते हो जब भी आप बच्चों को ये कंसेप्ट समझा रहे हो, जिसमें बेसिकली हमने ये सी के लिए कैट जैसा स्ट्रक्चर बनाया। उसकी आंखें ए है, उसका नोज ओ है और उसका मुंह यू है। तो ये आपको बेसिकली बताता है कि जब भी आपको क का साउंड आता है कोई वर्ड में, उसके बाद का लेटर ए, ओ या यू होता है तो आपको सी इस्तेमाल करना है, और अगर आपको क के साउंड वाले वर्ड में आई या ई आता है उसके बाद में तो आपको के इस्तेमाल करना है, जैसे कि किंग, कीप। और इसके लिए का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंगल है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, जो कि है के कीप्स INE, सी टेक्स द अदर 3। या अगर आप अल्फाबेट साउंड के फॉर्म में बताना चाहते हो तो के टेक्स ANE, सी टेक्स द अदर 3। तो
तो ये इस जिंगल से बच्चों को बहुत आसानी से याद रह जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये कंसेप्ट आपको बच्चों को अभी इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन जब भी आपके बच्चे लिखने लगे वर्ड्स या अल्फ़ाबेट मैग्नेट्स है इनसे फॉर्म करने लगे, आप बच्चों को डिक्टेशन देने लगो कि डॉग लिखो, और बच्चा अल्फ़ाबेट मैग्नेट्स को इकट्ठा करके या अगर वो लिखना शुरू कर दिया तो लिख के वो वर्ड बनाता है, तब आपको इस कंसेप्ट को बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है कि अब मैं आपको बता रही हूँ वर्ड कैट। कैट में आपको क ए, सेकेंड लेटर है आपका ए, तो जब भी ए आता है तो कौन सा हम लोग यूज करते हैं, किकिंग क कि कर्ली क, तो फिर वो बताएगा कि कर्ली क। तो इस तरह से बच्चे को बहुत अच्छे से याद रह जाएगा ये कंसेप्ट। इसके अलावा सी और के से रिलेटेड एक और रूल भी होता है। आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें एंड वाला साउंड क होता है, लेकिन उसके लिए सी और के दोनों इस्तेमाल होता है। जैसे कि सॉक SOCK, या डॉक DOCK, या ब्लैक BLACK। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जैसे कि ब्लैंक, जिसमें सिर्फ क के लिए हम के इस्तेमाल करते हैं, ना कि सी के। तो अगेन अब आप कैसे पता करोगे कि कहाँ आपको सी के इस्तेमाल करना है और कहाँ आपको सिर्फ के इस्तेमाल करना है? इसके लिए का जो रूल है वो है, जब भी कोई शॉर्ट वॉवेल के बाद क आता है तो आपको सी के इस्तेमाल करना है। जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्लॉक हो गया, सॉक हो गया, है ना, इन सब में आपको एक शॉर्ट वॉवेल आ रहा है ए या ओ या यू, तो उस केस में आपको सी के इस्तेमाल करना है। लेकिन जब भी कोई लॉन्ग वॉवेल या कोई कॉन्सोनेंट के बाद क का साउंड आता है, जैसे कि ब्लैंक तो न के बाद आया, या मिल्क जिसमें ल के बाद आया, या बुक जिसके अंदर लॉन्ग वॉवेल ऊ के बाद आया, तो उस केस में आपको सिर्फ क इस्तेमाल करना है, यानी कि सिर्फ के इस्तेमाल करना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है CVC वर्ड्स। अब क्या होते हैं एग्जैक्टली CVC वर्ड्स? CVC वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स होते हैं जो कि इस पैटर्न में होते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसमें कि वॉवेल शॉर्ट वॉवेल होता है, जैसे कि क ए ट, जिसमें दिस इज अ शॉर्ट वॉवेल और ये दोनों साइड पे आपको एक कॉन्सोनेंट दिखेगा। ब ई ग, अगेन अ वॉवेल और दोनों साइड पे कॉन्सोनेंट। ये वर्ड्स बच्चों के लिए पढ़ना सबसे आसान होता है, एक बार वो लोग अल्फ़ाबेट साउंड सारे समझ जाए तब, क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड साउंड नहीं है। एग्जैक्टली उन साउंड्स को बच्चों को ब्लेंड करना है और फिर बोलना है। अब ये जो CVC वर्ड्स और ब्लेंडिंग है वो बच्चों को प्रैक्टिस से ही आती है। ब्लेंडिंग एग्जैक्टली क्या होती है? जब आप बच्चे के सामने एक वर्ड रखते हो क ए ठ, तो वो उसको ऐसे ही पढ़ेगा क ए ठ, लेकिन उसको हमेशा उसको ख ए ट करके नहीं पढ़ना है, उसको कैट करके पढ़ना है, उसको ब्लेंड करके पढ़ना है। तो ये जो आर्ट होता है जिसमें साउंड्स को वो लोग एक साथ इकट्ठा ब्लेंड करके फुल वर्ड की तरह पढ़ सकते हैं, उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। अगेन ब्लेंडिंग इज समथिंग जो प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपको जो अराउंड 200 वर्ड्स होते हैं इंग्लिश CVC वर्ड्स, वो सारों के चार्ट्स दिए हुए हैं। हम लोगों ने उनको डिवाइड किया हुआ है ऐसे, बीच में जो वॉवेल आता है उसके हिसाब से। तो ये शॉर्ट वॉवेल ए वाले सारे CVC वर्ड्स हैं। इसमें मल्टीपल आपको वर्ड फैमिलीज दिखेंगे, जैसे कि एड, तो आपको एड से एंड होने वाले बहुत सारे CVC वर्ड्स मिल जाएंगे। बैड, डैड, मैड, सैड, हैड, पैड। तो एक ही जगह पे आपको ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे और आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने आपको ऐसी बुकलेट्स बनाने का भी मटेरियल दिया है, जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को अच्छे से CVC वर्ड्स और ब्लेंडिंग की और प्रैक्टिस भी दे सकते हो। और फिर है कुछ वर्कशीट्स जिसके थ्रू अगेन आपके बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी CVC वर्ड्स में। एक चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है, जैसे कि ए वाले सारे हम लोगों ने वर्ड फैमिलीज यहाँ आपको दिए हुए हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे कि एक वर्ड फैमिली मिसिंग है, वो है AR वाला। उसके भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कार हो गया, बार हो गया, टार हो गया, लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसका रीज़न है कि जब R से एंड होता है वर्ड तो थोड़ा सा उसमें रूल चेंज हो जाता है। R एक बहुत ही नोटोरियस अल्फ़ाबेट होता है, तो जब भी A के बाद R आता है तो ए का साउंड आ हो जाता है, कार, बार, टार। इनफैक्ट इसमें पीछे वाला जो R होता है वो बहुत साइलेंट भी होता है, का, बा, टा, एक्चुअली ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। तो मैं ये इसलिए यहाँ बता रही हूँ कि आप बच्चों को CVC वर्ड सिखाओ तब कार और टार, बार, ये वाले AR से एंड होने वाले वर्ड्स ना सिखाइए, क्योंकि वो एक अलग रूल को फॉलो करते हैं। अब बच्चों को ब्लेंडिंग सिखाने के 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पहले बच्चों को सारे वर्ड फैमिली सिखा देते हैं, एड, एड, एट, एट, फिर उसमें धीरे से करके आगे जो कॉन्सोनेंट होता है वो ऐड करते हैं। ब एड, बैड, ड एड, डैड, स एड, सैड।
और दूसरा जो तरीका होता है वो तीनों लेटर आप CVC एक साथ ही इंट्रोड्यूस कीजिए और तीनों को एक साथ ब्लेंड करना सिखाइए, जिसमें आप बच्चे को सिर्फ VC वर्ड्स पहले ब्लेंड करना नहीं सिखा रहे हो, सारे CVC वर्ड्स एक साथ ही ब्लेंड करना सिखा रहे हो। और हम लोग दूसरा वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं और मैंने देखा है कि सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट बहुत आसानी से CVC वर्ड्स को ब्लेंड कर लेते हैं। उनको अलग से पहले VC सिखा के फिर उसमें एक C सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है तो इन दैट केस आप पहले उनको VC वर्ड्स ब्लेंड करना सिखा सकते हो और फिर धीरे धीरे करके उसमें आगे कॉन्सोनेंट ऐड करना सिखा सकते हो। तो ये हो गया CVC वर्ड्स का कंसेप्ट। अब एक बार आपके बच्चे CVC वर्ड सीख लेते हैं, उसके बाद का फोनिक्स का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है बच्चों को कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स या लेटर ब्लेंड्स सिखाना। अब क्या होते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स या लेटर ब्लेंड्स? अब आप इंग्लिश में देखोगे कि यूजुअली जब भी कोई वर्ड होता है तो उसमें दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में हमेशा एक वॉवेल होता है, ताकि आपके लिए वो वर्ड को पढ़ पाना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कैमल, तो आप देखोगे कि हर कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल है। तो ये बहुत आसानी से जो अल्फाबेट साउंड्स है उससे ऐसे वर्ड्स आप पढ़ सकते हो, क, ए, म, ल। लेकिन बहुत सारे बार इंग्लिश में ये होता है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में वॉवेल नहीं आता। उस केस में दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो दोनों कॉन्सोनेंट इकट्ठे होके एक ब्लेंडेड साउंड बनाए, जैसे फ और ल, फ्ल, या क और ल, क्ल, इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। या वो दो जो अल्फाबेट्स या कॉन्सोनेंट्स है वो इकट्ठे होके एक नया ही साउंड बना ले, जैसे कि C और H तो च, या T और H तो ध या थ। तो इनको कहते हैं डायग्राफ्स। अब जो ये डायग्राफ्स है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और इनके बारे में हम बात करेंगे एडवांस स्टेज वाले हमारे पैक में। इनफैक्ट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बाकी के सारे साउंड्स है, जो 26 साउंड्स के अलावा के बाकी के साउंड्स है, वो सारे इन डायग्राफ्स से बनते हैं या ट्राइग्राफ से बनते हैं। तो दैट वी विल एड्रेस एट अ लेटर स्टेज। ये यूजुअली आप अपने बच्चों को 4 साल का जब वो हो जाए या 4 साल के आजू बाजू इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए हम इस पॉइंट पे इसको टैकल नहीं कर रहे। लेकिन ये जो पहला टॉपिक है जो कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स वाला है, वो इस पॉइंट पे हम हमारे बच्चों को सिखाने वाले हैं। अब ये जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं या तो वो वर्ड के शुरुआत में आ सकते हैं, या बीच में आ सकते हैं, या एंड में भी आ सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि आपको बच्चों को कंसेप्ट सिखाना कि कैसे दो कॉन्सोनेंट्स का ब्लेंडेड साउंड बनता है। तो इसलिए ये करने के लिए हम लोग अभी इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पे फोकस करेंगे और बच्चों को वो कंसेप्ट सिखाएंगे। फिर धीरे धीरे करके बच्चे ऑर्गेनिकली ही खुद ही पढ़ पाएंगे जो एंडिंग या बीच में आने वाले कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं वो, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। तो इसके लिए हमने आप लोगों को 2 चार्ट्स दिए हुए, जितने भी पॉसिबल इनिशियल लेटर ब्लेंड्स है या कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है वो सारे हम लोगों ने इन 2 चार्ट्स में मेंशन किए हुए हैं और उन सबके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको। अब इसको सिखाने का सही तरीका है कि बहुत सारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है जिसमें एक कॉन्सोनेंट कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल ल है यहाँ पे कॉमन, तो आप पहले उन सारे कॉन्सोनेंट्स को एक साथ अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि फ ल, फ्ल, ब ल, ब्ल, क ल, क्ल। आप अपने बच्चों को इसमें ये कंसेप्ट समझा रहे हो कि 2 अलग अलग लेटर्स है, वो दोनों स्टिक कर जा रहे हैं और दोनों स्टिक होके एक ब्लेंडेड साउंड बना रहे हैं, लाइक स न, स्न, स्नेक में जैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी अगेन प्रैक्टिस से ही आता है। इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि गो स्लो, आप कोशिश कीजिए कि बहुत फटाफट से ना करवाइए, सारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स एक साथ ना करवाइए, आप एक एक करके करवाइए। एक बार आपके बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर वो खुद ब खुद कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड करके बहुत आसानी से कर पाएगा, और तब आप सारे एक साथ रिवाइज भी करवा सकते हो आपके बच्चे को। अगेन हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स वाली वर्कशीट्स भी शेयर की हुई है इस पैक में, तो आपके बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिस मिलेगी उससे भी। इनफैक्ट एक बार बच्चे कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स करने लगे, उसके बाद 4 लेटर वर्ड्स भी कुछ कुछ जो होते हैं जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स और VC वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्लैट हो गया तो या क्रिब हो गया, तो वो सारे बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे। अब हम आ रहे हैं इस सेशन के ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट पे, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ साइट वर्ड्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स। अब एग्जैक्टली क्या होते हैं ये? तो अब इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। आप जब भी कोई पैसेज या कोई लाइन पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि वो वर्ड आते ही आते हैं या मल्टीपल टाइम्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द या इज, आर, ही, शी। तो इन वर्ड्स को कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं।
तो अब या तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को पूरा फोनिक्स पढ़ाए, जो 2-2.5 साल की जर्नी है वो, और उसके बाद उनको फोनिक्स के रूल्स अप्लाई करके वो सारे वर्ड्स वो पढ़ पाए और फिर सारे सेंटेंसेस पढ़ पाए। या दूसरा तरीका होता है कि इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स एज के हिसाब से आप अपने बच्चों को मेमोराइज करवाते रहो, ताकि वो लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस जो उन्होंने जब तब तक के जो कंसेप्ट्स सीखे हुए हैं और ये साइड वर्ड से बनते हैं वो सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग बेसिकली एक कॉन्फिडेंस वाला आर्ट होता है, यानी जैसे जैसे आप रीडिंग अच्छे से कर पाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप और आसानी से और फ्लुएंटली उसको रीड कर पाओगे। तो साइड वर्ड से ये होगा कि बच्चे छोटी उम्र में ही छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ पाएंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे यही एक इंटेंशन है, वरना ऐसा नहीं है कि बच्चों को जल्दी जल्दी चीज़ें सिखानी है। इसको साइड वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वर्ड्स को आप बच्चों को सिर्फ देख के उनको आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हो, यानी बाय साइट दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइड वर्ड्स। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि फोनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते। हालांकि फोनिक्स 80 to 90% ऑफ द वर्ड्स पे अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं फॉलो करेंगे फोनिक्स के रूल्स को, दिस आर कॉल्ड ट्रिकी वर्ड्स। ये भी आपको बच्चों को मेमोराइज करके ही सिखाना पड़ेगा। तो अगेन इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के साथ 3 चार्ट शेयर किए, 2 लेवल 1 साइड वर्ड्स के और एक लेवल 2 साइड वर्ड्स का। आप इस ऑर्डर में बच्चों को साइड वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हो, उनको मेमोराइज करवाना शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज पे यही साइड वर्ड्स आप बच्चों को सिखा सकते हो, बट ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको देखने मिलेंगे कोई भी पैसेज में, और इसलिए हम लोगों ने ये शेयर की है एट दिस पॉइंट आप लोगों के साथ। तो आप इसको एज अ चार्ट भी चिपका सकते हो, बच्चे जहाँ पे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने रूम में, वॉशरूम में, बेडरूम में, या आप इसको कट करके ऐसे पंच करके फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में भी बना के बच्चों को सिखा सकते हो। द आइडियल वे इज़ कि आप एक हफ्ते के अंदर 3 से 5 साइड वर्ड्स एक साथ बच्चों को मेमोराइज करवाना शुरू करवा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग उनको जगहों पे वो वर्ड्स दिखा सकते हो, उस पर कलर हाईलाइट करना सिखा सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर वर्ड बोल के हमने भी कुछ वर्कशीट्स दिए, उन वर्कशीट्स की हेल्प लेके उन साइड वर्ड्स को मेमोराइज करवा सकते हो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। इससे ज़्यादा फास्ट मत जाइएगा, ज़रूरत पड़े तो इससे स्लो आप जा सकते हैं। तो अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या सीखा उसके बारे में। हमने सबसे पहले तो फोनिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बात की। उसके बाद सारे अल्फ़ाबेट के साउंड्स के बारे में बात की, उसके लिए कौन सी आप बच्चों को स्टोरीज बता सकते हो, क्या उसके जिंगल्स होते हैं उसके बारे में बात की, उसकी एक्शंस के बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने जो शॉर्ट वॉवेल्स का कंसेप्ट होता है उसके बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने सी और के रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उसके बारे में बात की, और उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट वॉवेल्स का कंसेप्ट क्या होता है, शॉर्ट वॉवेल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की। फिर CVC वर्ड्स क्या होते हैं, ब्लेंडिंग क्या होती है, और अलग अलग वर्ड फैमिलीज क्या होते हैं उसके बारे में बात की। फिर हम लोगों ने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में बात की, और फिर हम लोगों ने साइट वर्ड्स या हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ट्रिकी वर्ड्स के बारे में बात की। अब ये सारे कंसेप्ट्स बच्चे एक बार अच्छे से क्लियर कर ले, उसके बाद बच्चे छोटे छोटे कुछ सेंटेंसेस और स्टोरीज पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने आपको कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज दी हुई है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है, अब तक के बच्चों ने जो कंसेप्ट सीखे उससे बने हुए। तो बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके बच्चे ये वाली जो स्टोरीज या ये वाले जो सेंटेंसेस है वो आराम से पढ़ पाएंगे। तो दिस इज इट, ये थी सारी वो चीज़ें जिसके बारे में बात करना चाह रही थी। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे फर्स्ट लेवल या बिगिनर लेवल फोनिक्स पैक में। यूजुअली ये सारे कंसेप्ट्स बच्चे जब तक 4 साल के होते तब तक में आप उनको पढ़ा सकते हो। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो आप बाद में भी पढ़ा सकते हो। इट्स अ जर्नी ऑफ एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 मंथ्स एटलीस्ट। अगर आपने बहुत पहले से शुरुआत की है जैसे कि 2.5 साल के आजू बाजू से, तो इट विल टेक लॉन्गर देन दैट। तो स्लो जाइएगा, ये फाउंडेशन है, नींव है, इस पे ज़्यादा टाइम दीजिएगा बच्चों को, एंड फिर वो बहुत आसानी से और बहुत कॉन्फिडेंटली आगे जाके पढ़ पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, और आई होप टू सी यू ऑल हम लोग जब हमारा नेक्स्ट लेवल पैक लॉन्च करेंगे जो कि एडवांस लेवल पैक होगा उस पर, एंड होपफुली तब तक आपके बच्चे भी बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट सीख गए होंगे एंड दे विल बी रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। इसके अलावा बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप चाहो तो आप मेरे वीडियोज़ वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।